फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक। तो आज के क्लास में हम लोग अपनी क्लास में आज जो पढ़ने वाले हैं वो है रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क। रिस्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल्दो ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी वेल कवर्ड बाय अस वाइल डूइंग आवर सीए कोर्स, जो ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बट कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन वी हैव टू आंसर वन वर्ड क्वेश्चंस और वी हैव टू डू द एमसीक्यूज। सो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए वी विल डिस्कस दिस टॉपिक्स इन डिटेल इन आवर क्लास। तो रिस्क जो है, अगर आपको पता हो, रिस्क को ना दो मेजर तरीके से डिफाइन किया जाता है। जब भी कोई भी रिस्क की डेफिनेशन आप पढ़ते हो तो यू विल फाइंड द टर्म्स लाइक प्रोबेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, इम्पैक्ट। ठीक है, तो रिस्क क्या है? सिंपल डेफिनेशन पे अगर मैं जाऊं तो रिस्क इज प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज के, किसी घटना के घटने के कितने परसेंट चांसेस है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट होता है कोई चीज के ऊपर असर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई चीज है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, से कोई भी खराब चीज है, या फिर आप कह सकते हैं अब जैसे मैं बारिश का एग्जाम्पल लेती हूँ। रेन के होने से क्या चांसेस हैं कि जो बाहर पड़ी हुई कोई प्लास्टिक की चीज है वो खराब हो जाएगी, राइट? रेन प्लास्टिक की चीज के ऊपर गिरेगी, ऑब्वियसली अगर वो बाहर ओपन में पड़ी हुई है गिरेगी, 100% प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे गिरेगी। लेकिन क्या वो चीज खराब होगी? प्लास्टिक की बारिश गिरने से नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे वीट रख दूं या कोई और चीज रख दूं जिसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो वो चीज खराब हो सकती है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इज कितने परसेंट चांसेस है वो चीज के ऊपर असर होगा, दैट इज रिस्क। ठीक है, दूसरी टर्म्स में अगर मैं रिस्क को डिफाइन करूं तो दूसरा फॉर्मूला हमारा जो कहता है वो क्या है? आप वल्नरेबिलिटी और थ्रेट की भाषा में अगर समझते हैं तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस में हमें यही कंफ्यूजन हो जाती है कि वल्नरेबिलिटी क्या है और थ्रेट क्या है। देखिए, थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होता है कि जिस चीज से हमें बचना होता है। ठीक है, ये रिस्क की टर्म्स में क्या होता है? जिस चीज से हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, दैट इज थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि जो हैकर्स हैं, या फिर आपका अर्थक्वेक है, फायर है, वाटर है। ठीक है, ये जो चीजें है ना जिनसे हमें बचना है, दैट आर थ्रेट्स। जैसे हैकर्स हो गया, चोर हो गया, दीज आर थ्रेट्स। और वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी होती है वीकनेस, वीकनेस इन कंट्रोल या फिर इन आर प्रोटेक्शन एफर्ट्स। जो भी हमने प्रोटेक्शन के एफर्ट्स लगाए हैं उनमें जो वीकनेस है उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मिसिंग एंटीवायरस, या फिर ओपन डोर्स, ठीक है, ओपन विंडोज, या आप कह सकते हैं मिसिंग फायर सप्रेशन सिस्टम्स। ठीक है जी, या फिर आपने कोई कंट्रोल लगाया है, मिसिंग भी नहीं है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जो भी आपने प्रोटेक्शन एफर्ट्स लगाए हैं उनके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? थ्रेट कैन बी हैवियर ओवर योर एसेट्स और उसको नुकसान पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोर आता है, बगलर इज देयर इन योर हाउस, ठीक है, इफ यू हैव प्रोटेक्शन, आपने बगलर अलार्म लगा रखे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर थ्रेट आ भी रहा है, बगलर आराम से जैसे ही वो एंटर करेगा बगलर आराम रिंग करेगा, एंड द रिस्क वुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज आपने उस थ्रेट को होने से रोक लिया। बट इन केस दैट बगलर अलार्म इज नॉट वर्किंग, देन अगर वो ऐसी सिचुएशन है कि आपका जो अलार्म है वो काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा? दैट इज योर वर्नेबिलिटी, कि अलार्म काम नहीं कर रहा या 80% चांसेस है वो काम ना करे, दैट इज योर वर्नेबिलिटी। ठीक है, फिर क्या होगा? आपके घर पे चोरी हो जाएगी, राइट? देन इट बिकम्स योर रिस्क, देन इट बिकम्स योर रिस्क। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? जितनी भी आपकी एसेट की वैल्यू है इनटू वल्नरेबिलिटी, मतलब आपने उसके ऊपर जितना कंट्रोल्स लगा रखे हैं या प्रोटेक्शन एफर्ट्स लगा रखे हैं उसमें क्या परसेंट चांसेस है कि वो काम ना करे या उसमें वीकनेस होगी। ठीक है, इनटू थ्रेट, जो भी आपके ऊपर थ्रेट्स आएंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे घर हैं जिनमें ताला ही नहीं लगा हुआ, ताला नहीं लगा हुआ तो चोरी हुई हो जाएगी। जब तक चोर आएगा नहीं तब तक तो चोरी नहीं होगी, राइट? So threat into vulnerability into asset value. This is the formula of another formula of risk. रिस्क को इस नजर से भी देखा जाता है। अच्छा, कई बार डेफिनेशंस आपको इस तरीके से मिलेंगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ। तो अगर आपको सारी टर्म्स इकट्ठी दिख रही हैं तो आपको ऑब्वियसली वो वाला ऑप्शन लेना है, प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू थ्रेट। ठीक है, अदरवाइज जो आपका है दोनों में से कोई भी एक चलेगा, प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट और एसेट वैल्यू इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू थ्रेट। ठीक है जी।
अब बात आती है हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में भी आपको ना कई बार क्वेश्चंस में देखिए, ये ऑब्वियसली ये सारी टर्म्स हमें समझ में आती है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, कई बार हम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे ऐसे पूछेंगे, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन सा होगा, आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, इस स्टेप से पहले कौन सा स्टेप था। ठीक है जी, तो आपको ये स्टेप वाइज सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आपको एक कंफ्यूजन होगी कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या था और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या था, या रिस्क मिटिगेशन क्या है। तो ये तीनों तीनों चारों टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अब आप पहले सबसे पहले ये समझिए कि सबसे बड़ा जो प्रोसेस है, जो ओवरऑल प्रोसेस है, उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस का नाम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। बाकी जितने भी चीजें हैं वो इनके सब पार्ट्स हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं इनकी सब पार्ट्स है। रिस्क असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। उसी तरह रिस्क मिटिगेशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है जी, तो अब ये स्टार्ट कैसे होता है, देखो सबसे पहला स्टेप तो है आपको अंडरस्टैंड द एंटिटी। सबसे पहले हम करते हैं ना, सबसे पहले बिजनेस को समझें, एंटिटी को समझें। उसी तरह सबसे पहले आप या तो अंडरस्टैंड द एंटिटी कह लीजिए, या आप अंडरस्टैंड द जो भी एनवायरमेंट है आप उसको समझिए। देन यू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एसेट्स, जिसके ऊपर आपको कंट्रोल्स लगाने हैं, जिसका रिस्क आपको असेस करना है, जिसके जिनमें हैवी रिस्क होगा वही ज्यादा क्रिटिकल एसेट्स होंगे, राइट। सबसे पहले आपने एंटिटी को अंडरस्टैंड किया। अगर आपके पास ऑप्शंस में फर्स्ट स्टेप पूछा है और कहीं पे भी अंडरस्टैंड द एंटिटी है, तो योर आंसर वुड बी अंडरस्टैंड द एंटिटी। in case you do not have an option of understand the entity, then your first step would be identify the critical assets। identify the critical assets, आप अपने critical assets को पहले identify करोगे, उसी के बाद तो assess करोगे ना उन पे कितना रिस्क है। तो पहले critical assets को identify करना और उसके बाद आपको assess करना है रिस्क कितना है। ठीक है जी, तो अब ये सेकंड थर्ड स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, कि आप रिस्क को assess करें। ठीक है सॉरी। तो क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये चेक करते हैं अब उस पर रिस्क कितना है। तो जो ये हमारा फॉर्मूला था ना, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट इनटू प्रोबेबिलिटी सॉरी, दिस इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन आप उसके अंदर देखेंगे कि अब आपके कितना रिस्क है, क्या थ्रेट्स हैं, कितनी वल्नरेबिलिटी है, इम्पैक्ट कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। इन सब से आपने निकाल दिया कि ये एसेट हाई रिस्क में है या फिर लो रिस्क में है या फिर मीडियम रिस्क में है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कंट्रोल्स। ठीक है, तो आप आपका क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू असेस द रिस्क। रिस्क का असेसमेंट, व्हेन योर रिस्क इज असेस्ड, किसमें हाई है, किसमें लो है, किसमें मीडियम है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स। अब मुझे कितने कंट्रोल्स लगाने हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिस्क मिटिगेशन। तो बेसिकली अब आपने ये निकाल लिया कि हमारे पास इतने कंट्रोल इतने इतने रिस्क है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि मुझे किस रिस्क को रिड्यूस करना है, किस रिस्क को रिड्यूस करना है, कहाँ तक लाने के लिए, एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए। तो अब मुझे कुछ रिस्क मिटिगेशन प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे, कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि जी एक थ्रेट है रेन का। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मेरे पास एसेट कौन सी क्रिटिकल एसेट है मेरे पास। सबसे पहले मैंने एसेट आइडेंटिफाई किए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास व्हीट बैग्स हैं 5। ठीक है, और वो मेरे गोडाउन में ओपन पड़े हैं। मेरा गोडाउन ओपन में या फिर मेरा गोडाउन फुल है, उसके बाहर मेरे पास 5 व्हीट बैग्स और पड़े हुए हैं, वो बाहर पड़े हुए हैं बिकॉज गोडाउन इज फुल। अब मैं उन एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, क्रिटिकल एसेट्स हैं, मेरे खराब नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली आई डोंट वांट देम टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब वो जो 5 आपके व्हीट बैग्स पड़े हुए हैं, उन 5 व्हीट बैग्स के ऊपर मैंने ये एसेट्स को आइडेंटिफाई करके थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। मुझे लगा कि जी ऐसा हो सकता है कि वो क्योंकि बैग्स बाहर पड़े हुए हैं, एक तो जो पेट एनिमल्स या फिर स्ट्रे एनिमल्स है, आप कह सकते हैं काउज हो गई, डॉग्स हो गई, उनसे उनको रिस्क है, वो उसको खराब कर सकते हैं। दूसरा, बारिश आ सकती है, रेन आ सकती है। ठीक है, नाउ जब मैंने ये थ्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर इज अ चांसेस कि एसेट खराब हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा दी कि रेन आने के क्या चांसेस है, डिपेंड्स अपॉन सीजन कौन सा चल रहा है, राइट। एंड स्ट्रे एनिमल्स उस एरिया में कितने घूमते हैं, नॉर्मली कितना डिस्ट्रक्शन होता है, उसको देख करके मैंने लगा दिया कि 20% चांसेस है कि इन बैग्स को कोई खराब कर सकता है एनिमल आके। ठीक है,
नाउ द रिस्क हैज बीन असेस्ड, नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई कंट्रोल्स। अब मैं इसको क्या करूँ कि इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाऊं मैं कि ये मिटिगेट हो जाए, ये रिस्क रिड्यूस हो जाए, ये नुकसान जो है होने जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो ना हो। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं उन बैग्स को, अगर मुझे वाटर से प्रोटेक्ट करना है, रेन से प्रोटेक्ट करना है, तो किसी तरीके से उनको कवर कर दूं। कि प्लास्टिक से मैं उसको अगर कवर कर देती हूँ तो वो रेन से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और थोड़ा सा रेस्ड लेवल पे रख दूंगी, तो जो है पानी जो अगर नीचे आएगा तो वो उसमें उसको खराब नहीं करेगा। ठीक है जी। दूसरा कंट्रोल ये हो सकता है कि स्ट्रे एनिमल्स से मुझे करने हैं, तो मैं कोई वायरिंग वायरिंग जो है उसके उसको तरफ से लपेट दूं, जो थोड़ी सी थॉर्नी वायर होती है, तो दैट स्ट्रे एनिमल्स उसको ना पहुंचा पाए नुकसान। तो दीज आर द कंट्रोल्स व्हिच आई हैव आइडेंटिफाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन। अब उसके बाद भी जो रिस्क बच गया, मैंने कंट्रोल्स लगा दिए और उसके बाद भी जो रिस्क बच गया, ठीक है, मैंने अगर बहुत ज्यादा हैवी रेन आ गई तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसके खाली दैट कंट्रोल जो मैंने प्लास्टिक की शीट्स लगाई है दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क बचेगा, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रिस्क बचेगा, उसको बोलेंगे रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क। अब जो रिस्क बच गया उसके ऊपर भी हमें रिस्क ट्रीटमेंट करना होता है, उसके बाद भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। रिस्क ट्रीटमेंट रेजिडुअल रिस्क का ये हो सकता है, या तो आप उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है जी, चार तरीके के रिस्क ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक तो है रिस्क को आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है इतना रिस्क तो है, अगर ये नुकसान होगा तो आई विल बियर दैट। दूसरा है रिस्क आप जो बच गया उसको ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर करने का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लगा सकते हैं कि मैं इंश्योरेंस ले लिया है, थर्ड पार्टी को बोल दिया कि अगर भैया नुकसान हुआ तो तुम्हारा होगा। या इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में हम बोलते हैं कि ये इतने का इंश्योरेंस प्रीमियम लीजिए, और अब इस एसेट को कोई भी नुकसान हुआ इन इन रीजंस की वजह से, देन यू विल बियर द लॉस। ठीक है। ठीक है, रिस्क अवॉइडेंस क्या होता है, रिस्क अवॉइडेंस में क्या होगा, उसको मैं अवॉइड ही कर दूं। मैं क्या करूंगी कि अब मुझे लग रहा है कि ठीक है 4 बैग्स मेरे कवर हो गए, 5 रखे थे, मेरे पास इतना ही प्लास्टिक है कि मैं 4 बैग्स को कवर कर दूं। मैंने 4 बैग्स कवर कर दिया, एक मेरा फॉर एग्जाम्पल अनकवर्ड रह गया, तो अब मैं उसको रिस्क को अवॉइड करना चाहती हूँ कि ये रिस्क तो मेरे को होना ही नहीं चाहिए, एक बैग का ये खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस एक बैग की लोकेशन चेंज कर सकती हूँ, मैं कहीं और ले जाके रख दूँ उसको। ठीक है, सो कि वो रिस्क ही अवॉइड हो जाए, वहां पे उसका रिस्क खत्म ही हो जाए। जो रिस्क था ना, वो बैग बाहर पड़ा था, तो मैं उसका रिस्क ही अवॉइड कर दूं, वो रिस्क ही खत्म हो जाए। दिस इज रिस्क अवॉइडेंस। और रिस्क मिटिगेशन, अगेन मैं उसके ऊपर कोई और कंट्रोल लगा दूं सो दैट वो रिस्क मिटिगेट हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है जी, या तो मैं एक और एक्स्ट्रा शीट ले आऊं, या मैं उसके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट्स कर दूं। दिस इज रिस्क मिटिगेशन। तो रिस्क ट्रीटमेंट आपका 4 तरीके से हो सकता है। रिस्क मिटिगेशन यानी कि आप कंट्रोल्स लगा रहे हैं, रिस्क अवॉइडेंस आप कंप्लीटली रिस्क को खत्म कर देते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई कंट्रोल नहीं लगाते, रिस्क ट्रांसफर आप किसी थर्ड पार्टी को रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक इंश्योरेंसेस। ठीक है जी। तो दीज वर आर 4 रिस्क ट्रीटमेंट्स। और ये जो था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को मैं दोबारा से आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ। अंडरस्टैंड द एंटिटी, सबसे पहले एंटिटी को समझिए प्लीज। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहे कि कौन सा स्टेप पहले और कौन सा बाद में, बिकॉज क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं वो, कि इसके बाद कौन सा स्टेप था, पीछे कौन सा स्टेप था, पहला स्टेप कौन सा है। ठीक है जी। सबसे पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पास कहीं पे भी ऑप्शन ये है ना, और आपसे पहला स्टेप पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर इज अंडरस्टैंड द एंटिटी। देन आप क्रिटिकल एसिड्स को आइडेंटिफाई करें, देन परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को आप परफॉर्म करें, देन उसके बाद कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करें, एंड लास्ट इज रिस्क ट्रीटमेंट फॉर रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क जो भी बच गया उसके लिए रिस्क ट्रीटमेंट करें।